क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 22 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल हमारा जो फ्री वाला है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे पेड ग्रुप चालू है यूपीपीएससी यूपीएससी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक, यला जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, यूट्यूब से संबंधित हो, कोई पीडीएफ है, कोई वीडियो है, सारी चीज़ें। ठीक, हमारे आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीपीएससी यूपीएससी और बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। ठीक, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब होता है। पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित है। वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस, हर साल होता है, 20 मार्च को होता है। ठीक, वर्ल्ड का है, ये ध्यान रखना। पहली बार 2010 में हुआ था। इस बार की जो थीम है, ठीक, क्योंकि जागरूकता बढ़ाने के लिए है तो इस हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार जो थीम है वो है मॉनिटर द स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स, गौरैया और अन्य आम पक्षियों की निगरानी। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसका जो है, जो कौन सा ऐसा एनजीओ है इन्वायरमेंट वाला जो इसको मतलब रन कर रहा है, वो है आपका नेचर फॉरएवर सोसाइटी। ठीक, और ये बर्ड जो है आपके कॉमन बर्ड मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया जो है, ये एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है नेचर फॉरएवर सोसाइटी का, जिसको रन करता है कौन, मोहम्मद दिलावर जी। ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड कंजर्वेशनिस्ट हैं, संरक्षण करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो भाई साहब कॉमन जो है बर्ड मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया जो है, इसको यूज़ करिए। ये इनिशिएटिव है सिटीजन साइंस इनिशिएटिव नेचर फॉरएवर सोसाइटी का। ठीक, और जो है बताइए भैया, हाँ स्पैरो है, दिख रही, फोटो खींची डाली, ये सारी चीज़ें हैं। ये एनजीओ है मोहम्मद दिलावर, याद रखिएगा। क्या भैया खतरा क्या चीज़ है? खतरा ये है कि जो हमें दिखा कि बहुत तेज़ी से इनकी पॉपुलेशन में गिरावट आई है। ठीक, ये देखिए गौरैया की फ़ोटो है, बहुत खूबसूरत होती है। ये विलुप्त होने के कगार पे आ गई हैं। इसका कारण यह है कि एक तो कीटनाशक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उपयोग बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में और सब जगह। पैटर्न ऑफ बिल्डिंग एंड गार्डन मिसिंग है। आप लोगों ने देखा हो पहले जो घर के मतलब जो सीलिंग होती थी उसके उस पर थोड़ा सा यहाँ पे जो है जगह रहती थी, तो वहाँ पे जो है ये लोग रहते थे। अब देखो तो ऐसी कोई जगह वगैरह रहती नहीं है, तो ये स्पैरो जो है वहाँ पे अपना घोंसला है, फिर वहाँ रह नहीं पाती हैं। गार्डन भी भैया बगीचे में गायब हो रहे हैं, तो इसलिए भी जो है इनके ऊपर खतरा है। साथ ही साथ जो मोबाइल के टावर है ना, टीवी टावर, मोबाइल टावर, उससे जो विकिरण निकलता है, रेडिएशन, उसकी वजह से भी इनको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ये जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका उपयोग करते हुए नेविगेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, लेकिन बीच में मान लीजिए कोई टावर लगा हुआ है, ठीक, ये अपना विकिरण फेंक रहा है, तो इसने जो है यहाँ पे इंटरप्ट कर लिया, तो इनको जाना था इधर और ये चली गई इधर, और उधर ही घूम हो गई और फिर बिछड़ गए वाली बात है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या क्या बताया, पैटर्न बिल्डिंग का जो है चेंज हो गया है, गार्डन बगीचे मिसिंग है, कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, टीवी टावर और मोबाइल टावर से जो रेडिएशन है वो इनके नेविगेट करने में मुश्किल करती है। इसकी वजह से इनका जो है एक्सटिंक्शन, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी जनसंख्या कम हो गई है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित टैक्स फ्री मूवी। अभी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि कश्मीर फाइल से पिक्चर आई है, हर भारतीय को देखनी चाहिए, क्या हुआ था कश्मीर में, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म है। ठीक, बहुत ज़्यादा जो है उसने पैसे भी कमाए हैं। सरकार ने, अलग अलग राज्यों की सरकार ने, एक चीज़ ध्यान रखना बहुत जरूरी चीज़ है, हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, आम जनता पिक्चर देखने वालों में से ऊपर बढ़ के हमें कुछ चीज़ें और देखनी समझनी पड़ती हैं। तो क्या हुआ है, कर मुक्त किया गया, किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ठीक, लेकिन जो टैक्स लगता है पिक्चर के ऊपर वो दो तरीके से लगता है, समझो। ठीक है, और उससे दो तरीके से लगता है, एक लगता है 12% का, दूसरा लगता है 18% का। ठीक, 100 रुपए से नीचे टिकट है तो 12% का जीएसटी लगेगा। ठीक, जीएसटी लगेगा। 100 रुपए के नीचे जो भी टिकट का मूल्य अगर है तो 12% का जीएसटी लगेगा। अन्यथा 100 के ऊपर अगर जो है आपका टिकट का मूल्य तो 18% का जो है जीएसटी लगेगा। अब जो ये राजस्व है, टैक्स भाई कर है तो राजस्व है ना, इस राजस्व को जो है शेयर करता है राज्य की सरकारें भी और केंद्र की सरकारें भी। ठीक,
तो अब चक्कर ये है कि भाई साहब जब स्टेट गवर्नमेंट ये लगाती है, मतलब हटाती है, टैक्स फ्री कर देती है, टैक्स फ्री कर देती है मान लो, तो जैसे यूपी गवर्नमेंट ने अभी फ्री कर दिया कश्मीर फाइल्स पे, तो इसमें स्टेट का जो राजस्व था वो उसको नहीं मिलता, लेकिन केंद्र वाला तो भाई साहब मिलता है। ठीक, तो अगर आप वैसे देखो तो इफेक्टिवली क्या है, 12% नहीं, यहाँ पे पूरा कम हो गया, 100 के नीचे अगर टिकट है 6-9% ऐसा कुछ कम स्टेट अपना जो है वो काट लेता है, अपना अपनी तरफ से फ्री कर देता है। ठीक, ये एक तो चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि स्टेट क्या कोई मानदंड है, कोई स्टैंडर्ड है, ऐसे कोई मापदंड ऐसे हैं कि जिसके बेसिस पे जो है हमें टैक्स फ्री करनी है मूवी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक जनरल रूल है कि मान लीजिए कोई ऐसी फिल्म आ गई जो समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रासंगिकता है उसकी, ठीक, साथ ही साथ कुछ इंस्पायरिंग सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर ऑडियंस को देखने को मिलनी चाहिए, तो उसके लिए जो है इसको टैक्स फ्री, टैक्स मुक्त कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये भी है, टैक्स फ्री करने पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे जो है नहीं फर्क पड़ता है, जो कंपनी, जो मतलब फिल्म बना रही है कंपनी, ठीक, लेकिन वो फिर इसको एक विज्ञापन की तरीके से, प्रचार की तरह उपयोग करती है कि भाई साहब देखो टैक्स फ्री करती है स्टेट गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो इसको देखिए। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक, बाकी पिक्चर देखिए ना देखिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन दिखा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक, कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने कर दिया? यूपी है अपना, बस इतना ध्यान रखिएगा। बिहार का भी इसमें नाम मैंने नहीं देखा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब ने कर दिया है। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री किया है, ध्यान देना। ठीक है, 12-18% वो मैंने आपको पहले बता दिया। रेवेन्यू की शेयरिंग केंद्र और राज्य गवर्नमेंट के बीच में होती है, तो जब स्टेट टैक्स फ्री करता है तो वो SGST ही सिर्फ माफ करता है, CGST तब भी लगती है। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो टिकट पे जो छूट है वो 6 से 9% तक जो स्टेट का पोर्शन होता है वहीं बस छूट होती है। ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक, ये मूवी है, इसका कोई भी हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये क्यों ये वाली मूवी अभी टैक्स फ्री हुई थी, तो अगर क्वेश्चन पूछा आता है तो आप लोग आंसर कर लेंगे, यूपी में भी टैक्स फ्री करी गई थी। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा मतलब एक गैस है, केमिकल है, कुछ कह सकते हैं, जो ऑर्डरलेस है, ठीक है ना, जो कलरलेस है, मतलब कि उसमें जो है दिखता दिखता नहीं है बिल्कुल, स्मेल, लेकिन इसमें पंजेंट स्मेलिंग आती है इसमें। ठीक, तीखी महक आती है। ठीक, आपको मतलब कलरलेस, जैसे वाटर कलरलेस होता है वो, वैसे वो भी कलर रंगहीन है। ठीक है, अभी न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि एक भाई साहब आर्टिस्ट है और वो रिचेस्ट लिविंग आर्टिस्ट हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। नाम क्या है? डैमियन हर्स्ट। ठीक, डैमियन हर्स्ट दुनिया के रिचेस्ट लिविंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी आर्ट वर्क किया था, जिसमें लाइव मतलब डेड एनिमल्स को जो है इस फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हुए इन्होंने स्कल्पचर बनाए थे। देखे ना, जैसे शार्क, इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हुए ये स्कल्पचर बनाए कुछ यहाँ पर। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड ऑफ द विद डेड एनिमल, तो इसका काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ये सारी चीज़ें। खैर, रिचेस्ट हैं, ध्यान रखना। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन, यूपीएससी में भी आ सकता है। फॉर्मल्डिहाइड इसका मतलब सिस्टमिक नेम है मेथनॉल का ये। ठीक, नेचुरली अकर करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक अगर आता है तो मतलब लिविंग थिंग से कुछ बना हुआ है ये, और CHNO से संबंधित कुछ जो है इसमें ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना, यौगिक जो है वो CHNO से कुछ मिलके बनता है। फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CHO और सिंगल बॉन्डिंग H के साथ में होती है। ठीक, ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, नॉन बैकग्राउंड केमिस्ट्री जो साइंस के नॉन बैकग्राउंड है, बस इतना समझ लें कि फॉर्मल्डिहाइड है क्या, कलरलेस है, तीखी स्मेल आती है, इसको हमें जो है लिक्विड फॉर्म में इसको जो है स्टोर करना पड़ता है, फॉर्मेलिन नाम होता है उसका। सिंपलेस्ट जो है एल्डिहाइड जितने भी है, R मतलब CHO सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पे क्या है? H है। ठीक है, कॉमन नेम जो है इसका हम रखते हैं क्योंकि जैसे कि फॉर्मिक एसिड होता है ना, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है, फॉर्मल्डिहाइड उसी में रखा हुआ। फॉर्मिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस की NCERT अगर पढ़ी है तो, चींटी के काटने में फॉर्मिक एसिड की वजह से हम लोग को जो है दर्द होता है,
फॉर्मल्डिहाइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है प्रिकर्सर होता है कई सारे मटेरियल और केमिकल कंपाउंड के लिए, ठीक है ना। अन्य सामग्रियों और रासायनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत है, यानी कि प्रिकर्सर। ये होगा तभी वो होगा, ये वाली चीज़ है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रेजिन, पार्टिकल बोर्ड। आप लोगों ने देखा होगा वो दफ्ती दगत्ता टाइप के बनते हैं ना, जिसमें आप लोग पिन लगाते हुए इस तरीके के, तो पार्टिकल बोर्ड या फिर कोटिंग, इन सब में फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग होता रहा है। ठीक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस समझ लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। बात यहाँ पर है आसाम अकॉर्ड की। ये जो कहानी है, ये कहानी स्टार्ट होती है बांग्लादेश वॉर से। बांग्लादेश जो है, जिसको पहले जो है पूरी पाकिस्तान बोला जाता था, सॉरी। तो वहाँ पर क्या है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था काफ़ी जातियाँ करता था। बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज जो है सबसे जो कल्चर है उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, लैंग्वेज। वो भी बंगाली थी, वो काफ़ी अलग थे पाकिस्तान के जो पश्चिमी पाकिस्तान था उससे। तो भाई संघर्ष हुआ, और ये लोग बहुत जातियाँ भी करते थे वेस्टर्न पाकिस्तान वाले, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर। तो उन्होंने वहाँ पर एक इलेक्शन हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, और फिर उसको माना नहीं। फिर वेस्टर्न पंजाब, मतलब ऐसा हो रहा था कि वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान दोनों मिलाकर जो ओवरऑल जो सीटें थी वो पूर्वी पाकिस्तान के पास में, ईस्टर्न पाकिस्तान के पास ज़्यादा आ गई थी। शेख मुजीबुर रहमान मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान से कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाता। तो इस चक्कर में फिर वेस्टर्न पाकिस्तान को लगा, वहाँ के जो मिलिट्री है, डिफेंस है, उनको लगा कि यार सत्ता में यहाँ तो जा रही है। तो उन्होंने फिर जातियाँ करना चालू करी, और फिर जो है संघर्ष हुआ। भारत ने मना करी। वहाँ की मुक्ति वाहिनी जो थी, बनी थी मुक्ति वाहिनी, ठीक है ना, बांग्लादेश में उनकी हेल्प करी पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया को ये डर था कि बहुत ज़्यादा भयंकर पलायन होगा। ठीक। तो उसने हेल्प करी कि भाई साहब बांग्लादेश, फिर मदद करी जो बंगाली थे उनको एक नया देश बनाने के लिए। फिर उनको नया देश बनाने को मिला, जिसका नाम उन्होंने बांग्लादेश रखा। पलायन लेकिन तब भी हुआ, ठीक, तब भी हो गई यार। इतनी बॉर्डर, मतलब बॉर्डर पे हमारे इतना बड़ा वॉर चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा, देख रहे हो क्या हुआ है, ठीक, कितने लोग पलायन करके जा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई। और उस समय आसाम में ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर जो नॉर्थ उत्तर पूर्वी भारत आप देखते हो, ज़्यादातर एरिया आसाम में था। उससे छोटे छोटे टुकड़े बन के हट के जो है अलग अलग स्टेट बन गए हैं अभी, लेकिन पहले सब कुछ आसाम था। तो आसाम में बांग्लादेश से पलायन बहुत हुआ। और जब पलायन हुआ, फिर बाद में पॉलिटिक्स में आपको पता है कि अरे ये तो आउटसाइडर है, ये तो बाहर का है, आसाम वाली बात की, ये तो बांग्लादेशी है, ये यहाँ भारत का नहीं है। काफ़ी जो है इस पर प्रोटेस्ट चालू हुए पॉलिटिकल, और उसमें स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया। क्योंकि क्या वो कहते थे, भाई साहब मान लीजिए 10 रोटियां हैं, ठीक है, और 10 लोग हैं इंडियंस हैं, अब 20 लोग और जो है बांग्लादेश से आ गए, ठीक है ना। मैं इसी एग्जाम्पल को लेके बता रहा हूँ, ऐसा मतलब वो नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि अब 10 रोटियों को 10 इंडियन खा रहे थे, सुखी थे सभी लोग, लेकिन 20 और आ गए, अब 30 हो गए। अब ये भी इस पे झपट्टा मार रहे हैं। तो रिसोर्सेज उतने ही हैं जो भारत, उस रिसोर्सेज पे कहते हैं ना कि हक क्या है पीपल का, और पीपल कौन से होने चाहिए भाई, इंडिया के होने चाहिए। अब बाहर के लोग आ रहे हैं, तो इस पे जो है संघर्ष चालू हुआ। ठीक। संघर्ष करने में पॉलिटिकल विंग थी भाई साहब आसू, यानी कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन एंड द ऑल आसाम जन संग्राम परिषद। ठीक। फिर करते कराते सब जो है समझौता होता, करते कराते भारतीय गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आसाम गवर्नमेंट, और उनके साथ में समझौता हुआ। किसके साथ, जिसको आसाम अकॉर्ड भी बोलते हैं हम, आसू और आसाम जन संग्राम परिषद के बीच में। ठीक। 1985 में एक अकॉर्ड हुआ, ठीक है ना। उस अकॉर्ड में ये कहा गया कि 24 मार्च 1971 के पहले जो लोग आसाम में हैं या रह रहे थे वहीं लोग भारतीय नागरिक हैं। इसके बाद अगर कोई आया है तो वो विदेशी है, विदेशी या फॉरेनर है, ठीक है ना। तो इस वाले अकॉर्ड में कई सारे जो है डेफिनेशंस दी गई हैं। डेफिनेशन के मतलब कई सारे फ्रेजेस हैं, जैसे कि एक्सोमिया जनगण, ठीक है ना, तो इसका मतलब है आसामी पीपल। ठीक। खिलौंजिया यानी कि इंडिजिनस, स्वदेशी। आदि बासिंदा यानी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट। इन सब जो ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं अकॉर्ड में, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये अब होता है, देखो अब जब डिफाइन नहीं करोगे तो फिर भाई साहब आगे जाके लोग अपने अपने आवश्यकता अनुसार जो है वो परिभाषा को जो है तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो वही चीज़ हो रही है। ठीक। तो खैर, तो यही वो डेट थी जो अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ जो सिटीजन्स है एनआरसी,
उसमें भी यही डेट यूज़ करी गई थी कि भाई साहब इसके पहले वाले हैं तो भारतीय सिटीजन, नहीं तो आउटसाइडर। और अभी न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि आसाम की गवर्नमेंट ने बताया है विधानसभा को, आसाम की, कि 1.44 लाख इलीगल फॉरेनर्स जो है अभी तक चिन्हित किए जा चुके हैं 31 जनवरी तक, जो ऑन द मतलब आसाम अकॉर्ड के अनुसार, और 30,000 को तो भाई साहब उनके मूल देश में भेज भी दिया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस आसाम अकॉर्ड में क्लॉज 6 है जिसमें वो ये कहता है कि जो आसाम के लोग हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, विधायिक और प्रशासनिक जो भी जो मतलब राइट्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक, रक्षा देना है, प्रिजर्व करना है, संरक्षण देना और बढ़ावा देना है। ठीक, कल्चरली, सोशली, सामाजिक, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हेरिटेज, मतलब आसामी पीपल को बचाओ, आसाम अकॉर्ड का मेन मुद्दा था। ठीक, लेकिन जो उसमें बोला आसामी पीपल कौन है, ठीक, और आपका जो है खिलौंजिया कौन है, आदि बाशिंदा कौन है, इसकी डेफिनेशन को ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आसाम अकॉर्ड पूरी कहानी बताई है शुरुआत से ताकि आपको याद रहे। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इंटरनेशनल रिलेशन। आर्कटिक रीजन की कहानी समझ लेते हैं। आर्कटिक रीजन जो है धरती के उत्तर में स्थित है। अगर धरती को आप ऐसे देखोगे, ये विषुवत रेखा हो गई आपकी, और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है ये आर्कटिक है, आपका साउथ में, दक्षिण में ये एंटार्क्टिक है। ठीक है, तो आर्कटिक में क्या है कि बर्फ जमी रहती है काफ़ी। अब ये बर्फ जो है आर्कटिक रीजन की और आर्कटिक ओशन की, ये ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो इसको ये पिघल रही है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से। ठीक, और लोग जो है इसमें रिसर्च करना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, फिशरीज के रिसोर्सेज है, एक नेविगेशन का पाथ भी है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचना कितना आसान हो जाएगा, ये कहने की मतलब है। ठीक है ना, ये नहीं है कि हमें पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता है, ऐसे आते हैं हम यहीं से सीधे आ जाएंगे। अगर ये बर्फ पिघल जाएगी तो कई सारी चीज़ें, इसके पॉजिटिव्स भी हैं, निगेटिव्स भी हैं, वॉट। लेकिन इसको जानने के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव की जो कहानी है उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च। और रिसर्च करने के लिए जो है हम भी पीछे नहीं हैं। भारत, देखिए, एक आर्कटिक काउंसिल यानी कि आर्कटिक परिषद बनाया गया जिसमें कि 8 देश हैं। ठीक, यूएसए भी अलास्का की वजह से आर्कटिक काउंसिल में आता है, टच करता है। ठीक, ये अलास्का जो है जार्स रशिया वालों से यूएसए ने कुछ जो है मतलब डॉलर्स में खरीद लिया था कुछ, मतलब ठीक ठाक। और कनाडा तो जुड़ ही रहा दिख रहा है, डेनमार्क का ग्रीनलैंड जुड़ रहा है, आइसलैंड चौथा, पांचवा नॉर्वे है। नॉर्वे में ही जो है भारत का जो रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री नाम से, वो स्थित है नॉर्वे के एक आर्चीपलागो पे। ठीक है ना, उसका नाम है NY नए अलेसंड करके नाम है, सेवलबार्ड नॉर्वेजियन आर्चिपेलागो। इसके अलावा स्वीडन, फिनलैंड और रशिया, ये 8 लोग तो भाई साहब मेंबर हैं, फुल मेंबर हैं। भारत का अनुसंधान कैसे हो रहा है भाई साहब, भारत भी ऑब्जर्वर स्टेट है। भारत की ऑब्जर्वर स्टेट की तरह ही 12 और मतलब 12 जो है ऑब्जर्वर मेंबर हैं आपके आर्कटिक काउंसिल में। ठीक है ना, तो भारत इसमें रिसर्च भी करना चाहता है, साइंस भी समझना चाहता है, साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको भी जानना चाहता है और ग्रैब करना चाहता है। ठीक है, तो ये बात है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि सैटेलाइट रिसर्च ग्राउंड स्टेशन सब बढ़ाना होना है। अभी इन्होंने एक मसौदा तैयार किया है भारतीय गवर्नमेंट ने, उससे ये पता चलता है कि भाई साहब हम सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, और उसके लिए हमारे पास हिमाद्री करके है भी। अच्छा, ये तो आर्कटिक सर्किल हो गया। अंटार्कटिक सर्किल में बताइए हमारे कौन कौन से रिसर्च स्टेशन हैं। एक का नाम M से चालू होता है और दूसरे का नाम पूरा आपको बताना है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें कौन सी जगह है, भारत ने अभी तक 13 एक्सपेडिशंस भेजे हैं। 180 दिन तक हमारे जो है साइंटिस्ट वहाँ रहते हैं। 2007 से हम भेज रहे हैं और 23 एक्टिव साइंस प्रोजेक्ट हमारे आर्कटिक रीजन में चल रहे हैं। ठीक, दीज आर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम। अच्छा, भारत जो है अभी एक आइस ब्रेकर वेसल, रिसर्च वेसल भी मतलब प्रोक्योर करना चाह रहा है ताकि नेविगेट कर सके। अब ये तोड़ फोड़ भी मचा रहे हैं तो यार गल भी रहा है और उससे पानी का लेवल भी बढ़ेगा, पता नहीं, बस हो रहा है। ठीक, अगला टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित है, बोमा कैप्चरिंग। ठीक, टेक्निक। अब क्या है बोमा, मतलब इसमें ये देखो हिरण,
जैसे ये हिरन है, इसको बोमा टेक्निक में क्या होगा कि यहाँ पे कई लोग जो है कुछ मतलब ऐसे लेके उठा के चलते चले आएंगे, ठीक है, और मतलब चारों तरफ से इनको चारों तरफ से लेते चले आएंगे। या फिर जो है मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने अपना कंटेनर खड़ा कर दिया ट्रक वर्क टाइप का, जिसमें कि जो है इनको ये जानवरों को लेके जाना है। अब क्या है, जानवर मतलब मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये लोग ऐसे करके ऐसे यहाँ से चारों तरफ से इनके ऊपर जो है मतलब इनको यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सब जानवर कहाँ जाएंगे, धीरे 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 करते 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 यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जब ये ट्रक के मतलब मान लीजिए अंदर आ गए तो इनको बंद किया और फिर जहाँ चाहते हैं वहाँ जाके रिलोकेट कर देंगे। इसी को बोलते हैं बोमा कैप्चरिंग टेक्निक। अब बोमा ऐसा नाम है कि ये अफ्रीका की टेक्निक है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, आसानी समझ में आ गया तो बहुत तेजी से लाइक का बटन तोड़ दीजिए ताकि लोग और जुड़ सकें। शेयर सब्सक्राइब जरूर कराइए, ठीक। तो ये जो है अभी भारत में राजस्थान के भारतपुर डिस्ट्रिक्ट में कैला देव नेशनल पार्क जो है वहाँ पर ये अफ्रीका की बोमा टेक्निक जो है अपनाई गई, और वहाँ से कुछ जो स्पॉटेड डियर हैं उनको कैप्चर किया गया और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एज ए शिकार इन डियर्स को भेजा जाएगा, ठीक। 450 किलोमीटर है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है बताइए जो है कमेंट करके। और यहाँ पर जो है हर्बीवरस पॉपुलेटिंग द फॉरेस्ट एड ऑफ द, देखिए यहाँ पे 2 टाइगर को भेजा जाना है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में, ठीक। 2 टाइगर्स को भेजा जाना है। अभी क्या हुआ था पीछे कि एक टाइग्रेस वहाँ पर है 8 साल की है, ठीक। 2 टाइगर और 2 उसके बच्चे जो हैं वो मतलब चारों मर गए, तो ये अकेले यहाँ बची हुई है। अब यहाँ पर कुछ ब्रीडिंग कराएंगे यहाँ पे ताकि जो है लोग बढ़े, नहीं तो जो है अकेले मर जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए 2 टाइगर यहाँ भेजे, यानी 2 टाइगर यहाँ भेजे जाएंगे, तो उनके लिए खाने का इंतजाम भी तो होना चाहिए। तो वहीं खाने का इंतजाम इस बोमा टेक्निक के जरिए कैप्चर करके डियर्स को वहाँ भेजा जाएगा मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व में। वो लोग इसको खाएंगे, जीवित रहेंगे। यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है भाई साहब, ठीक है ना। किसने ये बताया था कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, बीपीएससी, ये सारे, ठीक। तो फनल लाइक फंक्शन होती है, मैंने आपको बता दिया है पहले। जो है ये वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रेन करने सर्विस करने के लिए भी पकड़ा था और इसमें मध्य प्रदेश में पहले ये वाली टेक्निक यूज़ किया चुकी है, राजस्थान में पहली बार करी गई है। मुकंदरा रिजर्व टाइगर्स और लेपर्ड्स को वहां पे डलाएगा। एनटीसीए की टेक्निकल कमेटी ने ये बताया है कि 2 टाइगर रणथंभौर नेशनल पार्क से मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व में भेजे जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें ये 750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है करीबन रिजर्व का, मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व का। और दर्रा, चंबल, जवाहर सागर, ठीक है ना, ये सब सेंचुरीज जो हैं इसके पोर्शन है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में है, ठीक। तो काफ़ी कुछ कमेंट का जो आंसर पूछा है मैंने यहीं पे बता दिया गया। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरनमेंट से एक बार फिर से चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। हम लोग भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन तब जो हम लोग ने पढ़ा था उस और अब मैंने दोबारा दिया है, इसके पीछे एक रीजन है। देखिए नमीबिया गवर्नमेंट से हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ चीता हम लोग रीलोकेट करेंगे, ऐसा मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ऐसा ही आया था इंडियन एक्सप्रेस में। लेकिन अभी जो है इस में आया है, ये ज्ञात हुआ है कि चीता कंजर्वेशन फंड करके एक एनजीओ है, हम उससे चीता ले रहे हैं, ठीक। नमीबियन गवर्नमेंट से नहीं ले रहे, ये एक चीज है। चीता जो है भारतीय स्वतंत्रता के बाद में जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक। तो ये मत समझना कि ब्रिटिश लेके भाग गए थे, ठीक, ऐसा नहीं है, कोहिनूर हीरा की तरह नहीं ले गए थे उसे, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस के मतलब विलुप्त हो गए। तो यहाँ पे एक डायग्राम, एक मैप भी है, उसमें मैंने दिखाया है कि आखिरी बार भारत में वैसे तो बोला जाता है कि 1947 में ये देखा गया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1967 में भी देखा गया है, ठीक। तो लेकिन उसके बाद नहीं, 1967 में देखिए ये बिहार का एरिया है, वेस्ट बंगाल के आसपास, और ये आपका तमिलनाडु और ये छत्तीसगढ़ के एरिया में चीता दिखा था। हिस्टोरिकल रेंज है, पाकिस्तान में भी 1954 तक दिखा था, ऐसा बोला जाता है। तो भाई साहब 50 चीता हम लेके आएंगे और हम लोग लेके ला के उसको रखेंगे कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में रखेंगे, जो कि आपका मध्य प्रदेश में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। अगले 5 सालों में 50 चीते लाए जाएंगे और ये एंडेंजर्ड स्पेशीज है, भारत में एक्सटिंक्ट है, भारत में विलुप्त है, ये कह सकते हो आप, ठीक। पहला जो ग्रुप है कैट्स का 3 से 5 है करीबन, मई 2022 में आ जाएंगे, फिर जो है रिलीज किया जाएगा इनको 15 अगस्त को और स्वतंत्रता को दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था 2013 में, उन्होंने ये कहा था कि हमें
जो ये चीता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अफ्रीका से इंडिया में नेशनल पार्क में, इसको उन्होंने खारिज कर दिया था कि नहीं, हम नहीं होना चाहिए। ठीक, उन्होंने रीज़न ये दिया था कि देखिए एक जो है एक पिरामिड होता है, ठीक है ना, फूड पिरामिड इसको बोल सकते हैं, या फिर फूड जो है ट्री बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे जो है सबसे पहले जो है मान लीजिए घास हो गई, जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, फिर उसको खाने वाला जो है कोई टिड्डा हो गया, फिर उसको जो है कोई बर्ड खा रही है, फिर उसको जो है कोई डियर खा रहा है, जो भी है, मतलब डियर तो मान लीजिए यहीं आ जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी ये कंज्यूमर में या फिर प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएगा। तो डियर को जो है फिर आपका वो खा रहा है, क्या नाम है, ये चीता या फिर लेपर्ड या फिर टाइगर खा रहे हैं। तो टाइगर ये सब लोग क्या हो गया, ये टॉप प्रीडेटर हो गए, ठीक है ना, टॉप पे आ रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम में। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वहां पर कूनो नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन को आप रख रहे हो, ठीक है, आप जो है लेपर्ड वहां पे है ही हैं, ट्रांजिएंट टाइगर्स भी मतलब आते जाते रहते हैं, बाघ भी। तो भाई साहब कहाँ चाह रहे हो यार कि अब जो चीता को भी डाल दोगे आप, तो उसके लिए पहले से ही बचेगा क्या, और ऊपर से जो है टेरिटोरियल फाइट में वो अलग मारा जाएगा। तो ये कूनो नेशनल पार्क के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसको क्वैश कर दिया था, लेकिन फिर लॉ बना के इसको लाया जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जिसको भारत ने कहा था कि दैट नहीं चाहिए हमको, ये हम नहीं लेना चाहते हैं। अगर हमने इसको ज्वाइन किया, जिसमें कि 16 मेंबर थे पहले भारत को मिलाकर, अभी हैं 15 मेंबर, 10 हैं एशियान के और 5 हैं चाइना, जापान, ठीक है, ये बताऊंगा। तो ये इन्होंने भारत ने इसलिए छोड़ दिया था कि एक तो चाइना, अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये ज्वाइन किया ट्रेडिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन, तो चाइना हमारे यहाँ और ज़्यादा सामान जो है डंप करेगा, और दूसरा भारतीय गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे यहाँ से जो है गुड्स नहीं, सर्विसेज, ठीक है ना, हमारे यहाँ से सर्विसेज, मतलब सर्विसेज क्या हो गई, जैसे होटल्स हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये जो सर्विसेज की जो मूवमेंट है वो फ्री में हो, वो नहीं मान रहे थे लोग। तो भारत ने फिर कहा, और इसके पीछे एक चाइना का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी था कि वो हमारी संप्रभुता को नहीं मान रहे हैं और CEP जो है EC बना रहे हैं। तो इसलिए भारत यहाँ से हट लिया था 2019 में। जापान के भी आए थे, कल मैंने आप लोग PDF शेयर भी करी थी, कि उन्होंने कहा था कि अब हम अभी भी मानते हैं और जानते हैं कि इंडिया वापस आ जाएगा और उठा हुआ है, और कई सारी चीज़ें हम मानते हैं कि उसको आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही कह रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। खैर, ये इसमें इंडिया का भी नुकसान हो सकता है। कैसे? एक तो इंडिया ने क्या शर्तें नहीं मानी, वो तो मैंने आपको बताया। इंडिया का नुकसान नहीं हो सकता, मान लीजिए किसी एक कंट्री ने जो है RCEP के अंतर्गत ही जो है कुछ सामान भेजा, ठीक, मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन गया। अब सैमसंग का फ़ोन जो था उसमें कुछ कंपोनेंट जो है इंडिया में बने थे, ठीक है, और वो फ़ोन फिर मान लीजिए RCEP के अंतर्गत ट्रेड हो रहा है, तो उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि इंडिया के में बना हुआ कंपोनेंट लगा हुआ है। रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि उद्गम के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसके अनुसार इंडिया जब इसका मेंबर नहीं है तो कोई भी कंपोनेंट या घटक इंडिया का किसी भी प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। तो इंडिया में भी फिर वाले प्रोडक्ट जो है कंपोनेंट नहीं बनेंगे, समझो। तो ये भी नुकसान भारत को हो सकता है, ठीक। ये चीज़ें यहाँ पे बताएगी। RCEP 15 नेशन का जो है एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड डील है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक, तो ऐसे याद रखो। और एशियन, ठीक, CLMVT, ठीक है ना, आपका जो है कंबोडिया, लाओस, ठीक, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, तो ये तो वो हो गए। फिर इसके बाद इधर कौन कौन से आ गए? मलेशिया, उसके बाद वहीं सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्रुनई दारुस्सलाम और फिर फिलीपींस। कितने हो गए भाई साहब? 10 हो गए। याद कैसे हुआ भाई? रिवीजन जानते हो? हाँ, वहीं कहीं उसको ये मत सोचो कि अब मैंने पढ़ा 15 और ये बिल्कुल, और ये हमेशा एग्जाम पुरखों तक याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार पढ़ोगे मसल मेमोरी में बैठ जाएगा, अपने आप चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। ये चीज़ें 1 जनवरी 2022 से ये फोर्स में आ चुका है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था जब 2012 में चालू हुआ था नेगोशिएशन, लेकिन फिर बाद में हट गया। मैंने बता दिए रीजन इसके पीछे क्या क्या थे, ये सारी चीज़ें इसमें, ये देखिए डायग्राम बना के भी दिखाया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3-1 और डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी संबंधित। चक्रवात आया है आसानी से, नहीं आसानी नाम है इसका,
ठीक, अंडमान एंड निकोबार में आया, वहाँ पे सचेत कर दिया गया लोगों को जो है कि काफ़ी भयंकर हवाएं चलेंगी, रेनफॉल होगी, निकल लो भैया, और ऐसे तो निकल नहीं पाएंगे, तो हमने मदद भेज दी है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भेजी गई है, टोटल 68 पर्सनल भेजे गए हैं, और इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर पे इसके अलावा 25 जो है दिगलीपुर, रंगत और हडबे एरियाज में भेजा गए हैं। और इसके बाद ये चक्रवात जो है बांग्लादेश, म्यांमार की तरफ बढ़ जाएगा। अगर अभी आपने सोचा है यार कि ये क्या है, इंडिया ने कुछ कर रखा है क्या कि चक्रवात आता है धीरे धीरे इंडिया की तरफ, मान लीजिए जैसे ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, इसके बाद हम ये इसके मान लीजिए हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ठीक। अब आप लोग सब सोचते होंगे कि यार ये जो है ये आता है ऐसे चक्रवात, और यहाँ पे उड़ीसा या फिर इधर लड़ने के बजाय फिर थोड़ी देर में फिर ये बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाता, ये क्या चक्कर है? कोई इंडिया ने कोई जैमर लगा रखा है क्या? नहीं, इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है और ढंग से पढ़ो, 10 बार पढ़ो, मैं बता रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो कहोगे अरे यार पहली बार में मिस हो गया था यार, अबे ये कैसे हुआ। जब तीसरी बार पढ़ोगे फिर आपको कोई नई चीज उसमें पता चलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती जाएगी, ठीक है ना। फैक्ट आपको दिमाग में सब मसल मेमोरी में बैठते जाएंगे, फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन आपके साथ क्या होता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ओहो बच्चों की किताबें हटाओ यार, ये तो पढ़ चुके हैं अब हम कुछ पढ़ेंगे बड़ा, और उस बड़े के चक्कर में इंटरनेट पूरा खगाल डालते हैं भाई साहब। पहले तो 25 टॉपर्स की आप वो सुनेंगे कि लो अलग अलग स्ट्रेटजी में, हो सकता है वो कोई एक अजूबा बुक इसने बोल दी हो ज्योग्राफी की जो मैं कहीं जो है मिस ना कर जाऊं, तो लाओ वो भी करनी है, और फिर आप लेके बैठते हैं 25 बुकों का गट्ठर, ठीक। तो आप बुक कलेक्टर बन जाते हो, लेकिन जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा ही होता मेरे दोस्त, ठीक, ऐसे ही खूब सारी पीडीएफ, खूब सारी बुक्स अगर से ही जो है सिलेक्शन हो जाता, तो जो बुक वाले हैं ना वही सबसे ज़्यादा जो है आईएएस पीसीएस एसडीएम बन रहे होते। लेकिन ये गट्ठर और जो है ये बौछार से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, रोज 100 क्वेश्चन, रोज 150 क्वेश्चन, बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है ना, आपको गुमराह कर रहा है, ठीक है ना, आपको डरा रहा है, ठीक, आपको जो है कंफ्यूज कर रहा है, आपको जो है बिल्कुल मैं बता रहा हूं जहां उसके पीछे पड़े, अरे रोज फ्री में पिक मिलती है, अरे रोज 50 क्वेश्चन मिलते हैं, यही करूंगा, गलत है, बेवकूफ बना रहा है आपका। मैं बता रहा हूं टाइम पूरा निकल जाए, आप समझ ही नहीं पाओगे हुआ क्या। आपको रोज लगेगा कि अरे कुछ नई चीज नहीं होगा। जब तक आयोग गूगल का जो है अलाउ नहीं करता एग्जाम में, तब तक ये वाली जो चीजें हैं नहीं। अरे इतना सारा मटेरियल एक 5 साल में आदमी नहीं एक बार पढ़ पाएगा, तो वो एग्जाम में क्या करेगा। उसको एग्जाम में वो पढ़ा हुआ भी जो है कंफ्यूज होता है, क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है, नेगेटिव मार्किंग है, तो वो 2 नंबर नहीं खोता है, और अगर 1/3 है 2.66 नंबर खोता है। समझो मेरी बात, इस ढकोसलेबाजी से निकलो, ठीक है। तो ये चीज़ें अब देखो, यहाँ पे मैंने आपसे ये बताया था, ये जो डायग्राम था कि भाई साहब भारत की तरफ तो ये बढ़ता है, ठीक है ना, चक्रवात। लेकिन क्या होता है कि जब ये लैंडफॉल होता है, लैंडफॉल मतलब कि लैंड की तरफ बढ़ने लगता है, तो इसमें मॉइस्चर की कमी इसको होने लगती है। लेकिन वहीं अगर आप बांग्लादेश की टोपोग्राफी देखो, तो ये ब्रेडेड चैनल्स है वहाँ पे, मतलब कई सारे पानी के जो है चैनल्स बने हुए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको वहाँ से मॉइस्चर मिलता रहता है और यहाँ पर ये घूमता रहता है। ये एक बात है कि जो है आपका ये इधर की तरफ मुड़ जाता है, बांग्लादेश की तरफ, ब्रेडेड चैनल से और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट की वजह से ऐसा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, ठीक। रट्टू तोता तो बहुत है, लेकिन जो क्लियर वहीं करेंगे जो कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर होंगे, ठीक है। और लगातार इंप्रूवमेंट करते जाना है भाई। जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी। क्या है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सन फार्मास्यूटिकल्स करके एक कंपनी है, उसने जो है वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी के पास में जो है तमिलनाडु में है ये, मधुरन तकम तलूक जो है, वहाँ पे एक अपना ये कुछ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि ये बर्ड जो सेंचुरी है वेदाथंगल, ठीक, ये इंडिया की सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी है। तो खैर मंत्रालय ने जो एनवायरमेंट पर्यावरण मंत्रालय बहुत बड़ी कंपनी है समझ जाओ, तो उसको जो है अप्रूवल, उनकी एक अप्रेजल कमेटी हुई आई, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, उन्होंने रिकमेंड कर दिया हाँ ठीक है, क्लियरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब दवाइयाँ बनाइए,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 74 एकड़ की ये बर्ड सेंचुरी है, ये हमें पढ़ना जरूरी है। और मदुरंथकम तालुक है आपका चंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, ध्यान से नाम सुनो, क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी पूछ रहा है, यूपीपीएससी पूछ सकता है। पिन टेल, ठीक है ना, सीक पर टाइप से इसकी होती है चिड़िया, इसको सीक पर बोलते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गार्गेनी, ग्रे वैगटेल, ब्लू विंग्ड टील, ठीक, कॉमन सैंड पाइपर, इस तरीके के हैं। भारत का ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है। तमिल लैंग्वेज में वेडंगथंगल का मतलब होता है हैमलेट ऑफ द हंटर, शिकारी का गांव। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, वैसे हैमलेट आपको बता दूं, ज्योग्राफी वाले जो लोग हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी अगर 12th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो फिर दिक्कत होगी। मैं आप लोग यही सोचते हो ना यार, ये हैमलेट ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे करेंगे, सब कुछ एनसीईआरटी में है, लेकिन आपको जो है मार्केट वालों ने बेवकूफ बना रखा है। ठीक, हैमलेट होता है, मान लीजिए एक विलेज है, ठीक, विलेज है, इसकी एक डेंसिटी है खूब सारी, लेकिन उसके कोने पे, ठीक है ना, 4-5 घरों का जो है एक छोटे छोटा समूह होता है, उसको हैमलेट बोलते हैं। ठीक, और ये कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, 12वीं क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी में दे रखा है ये। ठीक है ना, अगर आपको ये चीज नया लग रहा है ना, और आप जो है 12th पास कर चुके हैं, ह्यूमैनिटीज नहीं करी, या फिर आपका 1 साल भी हो चुका है आपको तैयारी करते हुए, तो बड़ा दिक्कत है। ठीक, तो इन्हीं सब दिक्कतों का निवारण और बिल्कुल संगठित तरीके से तैयारी कराने के लिए हमने कुछ जो है अपने पेड ग्रुप चालू किए गए। और ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा विज्ञापन टाइप से नहीं है, मैं जो है बिल्कुल साफ है और बिल्कुल जो है स्ट्रेट है। ठीक, मैं किसी डरता उरता नहीं हूँ, जो भी है कभी आके कोई आ जाए सामने डिबेट में, बिल्कुल जो है हल्का कर दूंगा मामला। ठीक है ना, मैं तो सारे देख भी रखा है क्या चीज़ें, कैसे क्या लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, पर्सनल गाइडेंस, काउंसलिंग, स्टडी प्लान, टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट डिस्कशन होता है, और इसमें जो है ऑडियो लेक्चर होते हैं, वीडियो, सारी पीडीएफ, इसमें सब कुछ ये मतलब कंप्लीट है, इसको ज्वाइन कर लिया तो बढ़िया है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो है ही है। इसके अलावा एक ये है कि मान लीजिए किसी में आप फंस चुके हो, किसी कोचिंग सेंटर में जो है, और आपको वहाँ पे कोई भी आपका डाउट नहीं सॉल्व हो रहे हैं, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, बस मटेरियल आपके मुंह पे फेंका जा रहा है, रोज जो है 10 मटेरियल दिया जाता है, और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करूँ, आपके अंदर पढ़ने की चाह तो बहुत है, ठीक है ना, मतलब कितने ऑनेस्ट एस्पिरेंट्स के साथ को मतलब ये धोखा किया जा रहा है, और वो पढ़ने की चाहत बहुत है। जैसे एक नई पीडीएफ, अच्छा उसमें ये भी नहीं पता है कब कौन सा देने वाले हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम है कब क्या देना है, तो कभी भी कुछ भी फेंक देते हैं। ठीक है ना, कभी भी उठा के दे देंगे आपको, कोई भी पीडीएफ दे देंगे, तो आप सोचोगे अच्छा यार मैं पढ़ने, मुझे बहुत पढ़ना है और मैं इसको ये भी खत्म कर डालूंगा। अरे यार, दिन में अकेले ही तो हो ना, वहां पे जो है 25 लोग बैठ के छपाई कर रहे हैं कॉपी पेस्ट, और वो 25 लोग तुम्हारे ऊपर जो है 25 पीडीएफ नोट डाल देंगे, तो तुम अकेले कैसे कर पाओगे? नियर क्या इम्पॉसिबल है मेरे भाई, वो हो ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन वो लोग कर रहे हैं आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, हाँ हम बहुत मटेरियल दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पैसे के हिसाब से मटेरियल तौला जाता है। ठीक, वो अगर उसमें फंसे तो भाई साहब तौल जाओगे, कतई बात ये है। ठीक है, समय तौल देगा आपको ये चीज़ें। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे आप कहीं फंस गए हैं, कोई काउंसलिंग गाइडेंस, तो आपको यहाँ पर जो है पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरी मैं बात करूंगा, कॉलिंग सपोर्ट भी है, महीने में 4 बार आपसे बात भी होगी, डाउट डिस्कशन ये डेली होगा, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, रोज काउंसलिंग। हाँ, यहाँ पे कोई पीडीएफ टेस्ट सीरीज ये सब नहीं, बस जहाँ पर आप हो वहाँ पे आपकी जो है दक्षता, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, प्रभावशीलता, प्रभावकारिता को कैसे बढ़ाया सकता है, ये चीज़ पर जो है फोकस किया जाएगा। तो चलिए कल फिर से मुलाकात करते हैं सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।